हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानीश्री स्टडी। हमारी बीएसने की 5th एडिशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट सेकंड कवर कर रहे हैं, जिस यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, परमार जो वंश है उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे राजा अजयपाल से। देखिए इंपॉर्टेंट है राजा अजयपाल, जितने भी राजा अभी आएंगे सारे के सारे राजा जो हैं इंपॉर्टेंट है। परमार शासक जो है अजयपाल जो है परमार वंश का 37वां राजा था। राहुल सांकृत्यानन ने अजयपाल को परमार वंश का संस्थापक माना है। अजयपाल का जो शासनकाल है वो 1490 से लेकर 1519 तक रहा है। ठीक है, तो जो राहुल सांकृत्यानन हैं उन्होंने अजयपाल को परमार वंश का संस्थापक कहा है, जबकि देखा जाए तो अजय जो परमार वंश का संस्थापक है वो कनकपाल है। ठीक है, राय बहादुर पातीराम ने अजयपाल को गणपति से संबोधित किया है। अजयपाल को चांदपुर गढ़ के गणपति आनंद पाल के पुत्र थे। ये जो अजयपाल है ये चांदपुर गढ़ के गणपति आनंद पाल थे, उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे, जिसने 52 गणों को अपने बाहुबल से जीता था। ठीक है, अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उनसे सोने का सिंहासन छीन लिया था। 14, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम पहले कुमाऊं जो चंद वंश है उसमें पढ़ भी चुके हैं कि 1491 में जो कीर्ति चंद था उसने अजयपाल को बधान के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो बधान के युद्ध में किसने, कीर्ति चंद ने अजयपाल को हराया था और कब हुआ था, 1491 ईस्वी में। ठीक है, अब अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़, देखिए इससे अजयपाल से पहले जो वो परमार वंश की राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़ जो चमोली में थी। ठीक है, अब अजयपाल ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई, देवलगढ़ में बनाई। देवलगढ़ की जो प्रसाद पहाड़ी पर 1512 ईस्वी में इसमें राजप्रसादा बनवाया था। ठीक है, राजप्रसादा या राजप्रसाद बोलते हैं वैसे। ठीक है, कुछ बुक्स में राजप्रसाद है। ठीक है, राजप्रसाद बनवाया था इसने। अब ये जो है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसने देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाई और देवलगढ़ से 1517 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी को श्रीनगर में ट्रांसफर कर लिया था, स्थानांतरित भी कर लिया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अजयपाल ने देवलगढ़ में अपनी जो कुलदेवी, जो इसकी कुलदेवी थी वो राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है, कुलदेवी इनकी थी राजराजेश्वरी, राजराजेश्वरी का मंदिर और सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्वार भी करवाया था इसने, वो भी अजयपाल ने ही करवाया था। देवलगढ़ में गोरखनाथ पंथ के संत सत्यनाथ का आवास था। जो देवलगढ़ है वहां पर गोरखनाथ पंथ के जो संत थे, सत्यपाल थे, वो रहते थे वहां पर। ठीक है, सत्यनाथ के जो पुजारी थे वो नाथपंथी जोगी होते थे। उनके जो महंत होते थे वो पीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे उनके महंत जो थे, पुजारी जो थे वहां के महंत थे वो पीर कहलाते थे, जिसकी वेशभूषा मुस्लिम धर्मानुयायी पीरों के समान जो होती थी, समकक्ष होती थी, यानी कि समान होती थी। ठीक है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्र बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने। अब ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि अजयपाल ने 1517 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित की थी। श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण भी इसने करवाया था। ठीक है, अजयपाल ने रसोईया के लिए सरोल ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो रसोइयों के लिए किसकी नियुक्ति की थी, सरोल ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। और माप तोल के का मापक जो था वो था धूली पाता का प्रचलन किया है इसने। जो माप तोल के लिए धूली पाता का भी प्रचलन इसने किया है। ठीक है, अजयपाल ने किया है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब यहाँ से पूछा जाता है कि गढ़वाल का अशोक या गढ़वाल का विस्मारक या फिर गढ़वाल का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, किस परमार शासक को कहा गया है, तो अजयपाल को कहा गया है। क्या क्या कहा गया है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का विस्मारक या फिर गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा गया है। ठीक है, प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने अजयपाल की तुलना जो है मौर्य सम्राट अशोक से की है, जबकि कवि भरत जो है मनोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण से, भीम से, कुबेर से और इंद्र से की गई है। यहाँ से ये भी ध्यान दीजिएगा, जो कवि भरत हैं उन्होंने मनोदय काव्य किसके द्वारा रचित है, कवि भरत के द्वारा रचित है। ठीक है, अजयपाल जो है गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। ये पूछे जाते हैं इस तरह के। अजयपाल बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, तो ये उसका सारी पॉइंट अच्छे से आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अजयपाल जो है कौन से पंथ का अनुयायी था, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। और गोरखनाथ पंथ के अन्य कौन कौन से अनुयायी थे, भृतहरि था, गोपीचंद है, वो थे। ठीक है, नवनाथ कथा, गोरक्ष, सतवान सतवान जाड़ ग्रंथ जो है, एक तो है नवनाथ कथा, गोरक्ष सतवान वान जाड़ ग्रंथ में अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध माना गया है। ठीक है, सांवरी ग्रंथ डॉक्टर सूरवीर सिंह का हस्तलिखित ग्रंथ है। तो सांवरी ग्रंथ किसका हस्तलिखित ग्रंथ है, डॉक्टर सूरवीर सिंह का। अब यह जो ग्रंथ है तंत्रिका विद्या पर आधारित है। ये कौन सी विद्या पर आधारित है, ये जो ग्रंथ है तांत्रिक जो तांत्रिक विद्या है उस पर आधारित है। सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। तो सांवरी ग्रंथ किसने लिखा है, डॉक्टर सूरवीर
सूरवीर सिंह ने हस्तलिखित यानी कि सूरवीर सिंह ने लिखा है, तंत्र विद्या पर यह आधारित है और इसी में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अब अजयपाल की जो मृत्यु हुई थी 1519 ईस्वी में हुई थी और इसका जो उत्तराधिकारी था कल्याण शाह था। कल्याण शाह जो है 38वां परमार शासक रहा है। ठीक है, अब कुफ्फू चौहान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुफ्फू चौहान जो है अप्पूगढ़ के सरदार थे। कुफ्फू चौहान स्वयं के लिए कहता था कि मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। कुफ्फू चौहान के लिए अजयपाल ने क्या कहा था, वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, इसलिए कहा था कि कुफ्फू चौहान ने अजयपाल के सामने सिर काट दिया था लेकिन झुकाया नहीं था। जो कुफ्फू सिंह है, इसने कुफ्फू सिंह ने अप्पूगढ़ के युद्ध, ये कुफ्फू जो अंतिम युद्ध हुआ था अजयपाल का, अप्पूगढ़ का जो युद्ध हुआ था उसमें कुफ्फू चौहान ने अपना सिर काट दिया था लेकिन झुकाया नहीं था अजयपाल के सामने। ठीक है, तो अजयपाल का जो अंतिम युद्ध हुआ था अप्पूगढ़ में या उदयपुर में ही, उदयपुर ही हुआ था। अब अजयपाल स्वयं कुफ्फू चौहान को मुखाग्नि दी थी। इसने मुखाग्नि किसने दी थी, अजयपाल ने दी थी कुफ्फू चौहान को। ठीक है, अब बात करते हैं राजा सहजपाल। देखिए अजयपाल के बाद जो 38वां राजा बना था वो था, इसका जो शासक था कल्याण शाह। अब जो राजा सहजपाल है वो है 42वें राजा। ठीक है, इनका जो देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का 1548 ईस्वी का प्राप्त हुआ है। अगर सहजपाल के शासन की बात की जाए तो 1547 से 1575 तक के बीच में रहा है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर के एक घंटी पर लेख सहजपाल का 1561 का है माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सहजपाल ने खुद चढ़ाया था। तो देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर में एक घंटी पर लेख है, लेख सहजपाल का है, 1561 का माना जा रहा है वो। ठीक है, और ये कहा जाता है कि वो सहजपाल ने खुद वहां पर चढ़ाया था मंदिर पे। ठीक है, सहजपाल का शासनकाल 1547 से 1575 में। अब जो सहजपाल था वो अकबर के समकालीन था। सहजपाल अभिलेखों में वीर, गुणज्ञ, सुखद, प्रजाया कहा गया है। तो सहजपाल के अभिलेखों में वीर, गुणज्ञ, सुखद, प्रजाया कहा गया है। ठीक है, अब सहजपाल के समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था गढ़वाल में। अब वो किसके टाइम पे भेजा था, वो सहजपाल के टाइम पे भेजा था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल भेजा था गढ़वाल में, तो किसके शासन, कौन से परमार शासक के टाइम पे भेजा था, सहजपाल के टाइम पे। ठीक है, सहजपाल के समय अकबर ने पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में घंटा चढ़ाया था। मेधाकर शर्मा द्वारा रचित रामायण प्रदीप में सहजपाल को महाबली और विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। सहजपाल के 5 अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए। तो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, रघुनाथ मंदिर से देवप्रयाग के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो किसके हैं, सहजपाल के। ठीक है, अब राजा बलभद्र शाह, ये बलभद्र शाह भी इंपॉर्टेंट है, 43वें राजा थे। सहजपाल के बाद ये राजा बने हैं और इनका जो अन्य नाम था वो था बलराम, दुलारा राम शाह, बहादुर जो है इनका नाम मिलता है। बलभद्र शाह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन कि परमार वंश के कौन से राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे जो है शाह की उपाधि धारण की थी, तो वो थे बलभद्र शाह। और परमारों को ये जो शाह की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। परंतु कल्याण शाह 38वां राजा था, उसके नाम के आगे भी शाह लगा हुआ है। ये कल्याण शाह तो डायरेक्ट ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो अगर शाह की उपाधि की बात करें तो वो बलभद्र शाह है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को जो शाह की, ये भक्त दर्शन में बताया गया। ठीक है, परमारों को शाह की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, जो तर्कसंगत नहीं लगता है। शाह उपाधि के बारे में अनेक मतभेद हैं, कोई भी तर्क इस बारे में सटीक नहीं बैठता, मगर ये कह सकते हैं कि बलभद्र शाह के बाद ही क्रमागत शाह उपाधि का प्रयोग हुआ। इससे पहले शाह नहीं लगाते थे, बलभद्र शाह के बाद शाह लगाने लगे थे। ठीक है, लोग कहते हैं कि परमारों को, जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो परमार हैं उनको शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। ठीक है, लेकिन भक्त दर्शन के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बलभद्र शाह के समय गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो गढ़वाल में राजदूत भेजने की प्रथा किस परमार शासक से स्टार्ट हुई थी, वो बलभद्र शाह के समय से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1581 में ग्वालदम 1581 में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था। यह हमने कुमाऊं में भी पढ़ा था, अभी चंद वंश पढ़ा था। तो ध्यान देना है, बलभद्र शाह और रुद्रचंद का जो युद्ध, ग्वालदम का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1581 में हुआ है। और जो शिव प्रसाद डबराल है, इसकी तिथि 1591 भी बताते हैं। ये ग्वालदम युद्ध में जो रुद्रचंद था उसकी पराजय, यानी कि वो हार गया था, उसका सेनापति की जो है मारा गया था। उसका सेनापति कौन था, पुरुषोत्तम दत्त पंत था। ठीक है,
पुरुषोत्तम पंत था। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये चंद्रवंश में हमने ये पुरुषोत्तम पंत के बारे में पढ़ा भी है। ठीक है, ये किसका सेनापति था? ये रुद्रचंद का सेनापति था, और रुद्रचंद भी अकबर के समकालीन था। ठीक है, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की है। रामायण प्रदीप के अनुसार बलभद्र शाह ने श्रीनगर में त्रिशाला प्रसाद का निर्माण करवाया था। डांडरी शिलालेख का समय बलभद्र शाह से है, जिसमें उसके 1593 ईस्वी तक जीवित रहने की हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं राजा मानशाह की। ठीक है, राजा मानशाह जो है 44वें राजा थे, बलभद्र शाह के उत्तराधिकारी थे। अब मानशाह का जो लेख है हमें देवप्रयाग के क्षेत्र जो पाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर से मिलता है, और जो क्षेत्रपाल मंदिर से कौन से सन में? 1608 का, और मंदिर जो रघुनाथ मंदिर है 1610 का मिला है। ठीक है, अब इसके जो मानशाह का हम शासनकाल देखें तो वो 1591 से 1611 तक माना जाता है। मानशाह के जो टाइम पे जो चंद शासक था वो लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया था गढ़वाल पर, और उसे हार का मुंह देखना पड़ा था वो, और मतलब उसकी जीत नहीं हुई थी, वो हारा था। ठीक है, लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया था, किसके टाइम पे? मानशाह के टाइम पे, और हार का मुंह देखना पड़ा था। ये पॉइंट हमने कुमाऊं के चंद्रवंश में भी पढ़ा है। ठीक है, और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानशाह का सेनापति नंदी था, और मानशाह ने श्रीनगर के अंतर्गत मानपुर नगर बसाया था। मानपुर नगर कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर है। मानशाह ने पश्चिम तिब्बत का दापा प्रांत जीता था, जिसका राजा मानशाह को कर के रूप में 1.25 शेर सेना व 1 4 सिंह मेंढा देता था। ठीक है, मानशाह का जो दरबार था, दरबारी कवि था, वो कवि भरत था। ठीक है, जिसने मनोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की थी। हमने कवि भरत के बारे में अभी पढ़ा भी था। मनोदय काव्य की रचना किसने की है? कवि भरत ने की है। किसके दरबार में था? मानशाह के दरबार में। और मनोदय काव्य कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मनोदय काव्य में मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। ठीक है, कवि भरत को मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योति कराय की उपाधि और कवि भरत ने जहांगीर विनोद नामक रचना की है। तो देखिए, जो कवि भरत है उसको मुगल बादशाह जहांगीर ने ज्योति कराय की उपाधि दी थी। ज्योति कराय की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसको दी थी? कवि भरत को दी थी, और कवि भरत ने ही जहांगीर विनोद नामक रचना भी की है। ठीक है, मानशाह ने देवलगढ़ में गौरजा मंदिर में स्वर्ण कलश भेंट किया था। ठीक है, अब बात करते हैं द अर्ली ट्रैवल इन इंडिया जो पुस्तक है, उसमें फॉस्टर ने यूरोपीय यात्री जो विलियम है 1608 से 1611 की यात्रा का वृतांत यानी कि वर्णन किया है। विलियम फिंच ने मानशाह का जिक्र करते हुए कहा है कि गढ़वाल का प्रतापी राजा गंगा व यमुना के बीच फैला हुआ है, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, और वहाँ का जो शासक था सोने के बर्तन में भोजन करता था। ये विलियम फिंच ने किसके बारे में? ये मानशाह के बारे में जिक्र किया है। ठीक है, मानशाह जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन था, और उसके समय जो चंद राजा था वो लक्ष्मी चंद था। ठीक है, तो अकबर के समकालीन कौन कौन था? वो मानशाह जो था अकबर और जहांगीर के समकालीन था, और अगर चंद वंश की बात की जाए तो लक्ष्मी चंद था। जीतू बगड़वाल के बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। जीतू बगड़वाल जो है बगुड़ी गांव टिहरी का रहने वाला था, जिसके पवाड़े आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक है, जीतू बगड़वाल के पिता गरीबा राई व माता सुमेरु थी। जीतू बगड़वाल के समय देवलगढ़ का शासक मानशाह था, जिसने उसे भोट क्षेत्र का फौदर नियुक्त किया था। जीतू बगड़वाल लोक गाथाओं में अपनी खुद की तांबे की खानों का वर्णन जो है उसकी लोक गाथाओं में उसकी खुद की तांबे की खान जो है उसका वर्णन उसे हमें मिलता है। बगोड़ी के सेरा में जीतू को उसके बैलों सहित आंचरियों ने हर दिया था। अब बात करते हैं राजा शाहमशाह की। देखिए इंपॉर्टेंट है ये 45वां शाहमशाह जो है 45वां शासक था। परमार शासक का 45वां शासक राजा था। ठीक है, शाहमशाह का शासनकाल की बात करें तो 1611 से 1630 तक माने जाता है। 45वां शाहमशाह का उल्लेख जो है 45वां राजा शाहमशाह का उल्लेख जहांगीरनामा में हमें मिलता है, जिसमें जिक्र मिलता है कि मुगल दरबार ने श्रीनगर शासक शाहमशाह को घोड़े और हाथी उपहार में भेंट किए थे। शाहमशाह की मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट हुई थी, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शाहमशाह पहला परमार शासक था जिसका हमें चित्र मिलता है। तो पहला परमार शासक कौन है जिसका चित्र मिलता है? वो है शाहमशाह। शाहमशाह ने भी दावा प्रांत जीतकर वहां के जो शासक से 1 शेर स्वर्ण चूर व 1 चनवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी। शाहमशाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, क्योंकि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जो 60 रानियां थी वे सती हुई थी। जो शाहमशाह के अगर राजगुरु की बात की जाए तो कवि शंकर देव हैं, इनके राजगुरु याद रखिएगा, और इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। तो वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की है? कवि शंकर देव ने की है, और ये किसके राजगुरु थे? ये शाहमशाह के राजगुरु थे।
शाम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया था और शाम शाह को विलासी राजा की उपमा भी दी जाती है। तो विलासी राजा की उपमा किसे दी गई है? शाम शाह को दी गई है। और जो श्याम शाही बाग कहाँ पर है? वो श्रीनगर में। और किसने बनवाया था? शाम शाह ने बनवाया था। ठीक है। श्याम शाह ने सिलसारी नामक ग्राम में भूमि का कुछ अंश शिवनाथ जोगी को दान में दिया था। श्याम शाह के समय जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रद्रादे श्रीनगर में आया था। तो शाम शाह के समय आया था। कौन आया था? जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रदाद्रे श्रीनगर में आया था। एंटोनियो द डार्डे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत 1624 में पहुंचा था। 1625 में केशव राय मठ की स्थापना महिपति शाह ने श्रीनगर में की थी। केशव राय मठ के द्वार पर उत्कीर्ण लेख में महिपति शाह का नाम आता है। इससे लगता है कि परिवार में श्रेष्ठ होने के नाते इसका निर्माण महिपति शाह ने करवाया होगा। ठीक है। देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1626 ईस्वी में हुआ था। हरि कृष्ण रतूड़ी द्वारा शाम शाह के राज्यकाल का जो अंतिम समय 1629 बताई गई है। पादरी एजवेड़ो ने 1631 में श्रीनगर में गढ़ नरेश का दाह संस्कार देखा था, जो संभवतः कह सकते हैं कि भाई शाम शाह का ही होगा। अब बात करते हैं राजा महिपति शाह का। देखिए, शाम शाह जो था उसका कोई भी मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, कोई संतान नहीं थी उसकी। तो जो इसका चाचा जो है वो गढ़वाल का शासक बना। तो जो राजा महिपति शाह है ये शाम शाह के चाचा हैं। ठीक है। शाम शाह की कोई संतान ना होने के कारण उसके चाचा महिपति शाह गढ़वाल का शासक बना और उनके शासनकाल में शत्रुओं से जूझते रहे, उन्हें पराजित किया, जिस कारण उनको जो है गढ़वाल का गर्वभंजक कहा गया है। तो गढ़वाल का गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई है? राजा महिपति शाह को दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वो शत्रुओं से जूझता रहा और पराजित उन्हें करता रहा, पराजित किया है, इस कारण गढ़वाल में गर्वभंजक कहा जाता है। ठीक है। इसके राजरोहण की तिथि हरिकृष्ण रतूड़ी जो है वो तो 1629 बताते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जो है 1631 बताते हैं। अजय सिंह रावत जो है राजरोहण की तिथि 1622 बताते हैं। ठीक है। के बाद की बात, ये 1622 के बाद मानते हैं ये ऐसा। महिपति शाह के जो पिता थे दुलाराम या फिर राम शाह थे। महिपति शाह सबसे उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल का शासक था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा परमार शासक है जो सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक है? महिपति शाह है। ठीक है। मुगल लेखकों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया है। अक्खड़ राजा क्यों कहा गया? क्योंकि शाहजहां के जो राज्याभिषेक हुआ था उसमें ये शामिल नहीं हुआ था। ठीक है। सी वेसल्स ने अर्ली जेसुएट ट्रैवल इन सेंट्रल एशिया पुस्तक में एंड्राडे का यात्रा वृतांत लिखा गया है। एंड्राडे का सहयात्री मार्किवर्स था जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल में आया था। तो मार्किवर्स किसके टाइम पे आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए? महिपति शाह के टाइम पे गढ़वाल में आया था। ठीक है। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए, जिसका वर्णन हमें एंड्राडे ने अपनी विवरण में किया है। जो प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे, जबकि दूसरे अभियान में 20,000 गढ़वाल सैनिक थे। ठीक है। महिपति शाह ने भूलवश कुछ नाग साधु जो थे उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी आत्मग्लानि, जिसको उसने हत्या करने के बाद भाई उसको अंदर से काफी मतलब बुरा लगा, तो आत्मग्लानि के लिए फिर वो क्या हुआ, उसने ऋषिकेश के जो भरत मंदिर है उसमें तपस्या के लिए चला गया था वहां पर, और नागा साधुओं की हत्या का पाप धोने के लिए काकू वामोर युद्ध में उसने अपना बलिदान दे दिया था। तो काका वामोर जो युद्ध है महिपति शाह व चंद शासक त्रिमल चंद के बीच में हुआ था। तो काकू, आपसे पूछा जाए काकू वामोर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? महिपति शाह और चंद शासक त्रिमल चंद के बीच में हुआ था, जिसमें महिपति शाह जो है वो महिपति शाह हार का सामना पड़ा उन्हें, और कुमाऊं अभियान के युद्ध में जो महाराजा को सेनापति बनवाड़ी दास तुवर सहित जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। रोटी सूची प्रथा प्रारंभ जो हुई थी वो महिपति शाह ने की थी। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अगर महिपति शाह, देखिए महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी हैं, सिखोला लोधी और बनवारी दास थे। ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन थे? माधो सिंह भंडारी, सिखोला दो लोधी और बनवारी दास थे। बनवारी दास जो चित्रकार मोलाराम के वंशजों के पुत्र थे जो कुमाऊं युद्ध में मारा गया था। सिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल के दक्षिण भाग जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुज दंड कहा है। महारानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी। देखिए महारानी कर्णावती बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। महिपति, तो ये महिपति शाह की जो है
पत्नी थी, ठीक है। महारानी जो कर्णावती थी, उनका जो कर्णावती को ताराबाई गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से भी जाना जाता है, और रानी कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नगर जो है बसाया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण जो उनका नाम है किस किस नाम से जानी जाती है, कर्णावती, रानी कर्णावती। महिपति शाह की पत्नी थी ये ताराबाई, और गोलकुंडा की दुर्गावती जो है नाम से भी जानी जाती है। देहरादून में करणपुर नगर जो है वो इन्होंने ही बसाया था, ठीक है। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार महिपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक जो नाम था करुणावती था। अब माधो सिंह भंडारी के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ये तो आपको पता है कि ये सेनापति थे महिपति शाह के, ठीक है। माधो सिंह भंडारी के जन्म की बात करें तो मेलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। पिता इनके थे कालू भंडारी, और अगर इनकी पत्नी की बात करें तो उदीना नाम था, उदीना बोरानी था इनका नाम। और इनको भी जो माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा गया है, क्योंकि एक मात्र पुत्र गजे सिंह को की बलि दे दी थी, ठीक है। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर के द्वार पर एक अभिलेख मिला जिसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह व पुत्र वधु मधुरा मथुरा मथुरा बैराणी का उल्लेख मिलता है। 1640 में रानी कर्णावती का ताम्रलेख मिला जिसमें चमोली के एक हटवाल ब्राह्मण को भूमिदान की गई, जिसमें माधो सिंह भंडारी को साक्षी माना गया है। और इस तामपत्र से ज्ञात होता है कि चीन का तुमुल युद्ध जो था, तुमुल युद्ध 1640 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस छोटा चीन तुमुल युद्ध में माधो सिंह भंडारी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो तुमुल युद्ध कब हुआ है, तो ये 1640 ईस्वी में हुआ है। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु जो है सतलज नदी के तट पर हुई। ये महिपति शाह के समय भी सेनानायक थे, ठीक है। सॉरी, पृथ्वी शाह के समय भी सेनानायक थे, ठीक है। अब माधो सिंह भंडारी ने मलेथा की गुल का निर्माण किया। मलेथा की गुल शेरनाधार पहाड़ी पर लगभग 225 फीट बनाई गई, जिसमें चंद्रभागा नदी, चकमा नदी या डागर नदी से पानी निकाला गया था। मशेरगढ़ किला किसने बनवाया था? माधो सिंह भंडारी ने बनवाया था। अब राजा पृथ्वीपति शाह की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जो पृथ्वीपति शाह है वो 1640 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 साल के अल्पव्यस्त थे, 7 साल के थे, और जिसकी संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती थी, ठीक है। तो ये 7 साल के थे उस समय जब ये जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था 1640 में। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक नगर बसाया, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया और वहां का शासक दिलीप शाह बनाया। मुगल राजा शाहजहां ने 1655 ईस्वी में खल्ली दुला कासिम खां के नेतृत्व में गढ़ राज्य की सीमाओं को घेर लिया था, जिसमें चंद राजा, बाज बहादुर चंद व सिरमौर राजा मेधांता प्रकाश ने मुगल सेना का साथ दिया। तीनों युद्ध ने दून घाटी पर विजय की। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह को शरण दी। इसे अभागा शहजादा कहा गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, सुलेमान शिकोह को कौन से गढ़वाल शासक ने जो है शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। और सुलेमान शिकोह जो है दारा शिकोह का पुत्र था, और दारा शिकोह जो है औरंगजेब का बड़ा भाई था, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो सुलेमान शिकोह है दारा शिकोह का पुत्र था, और दारा शिकोह जो है औरंगजेब का भाई था। और किसने शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। दारा शिकोह को, जो दारा शिकोह है सुलेमान शिकोह का जो पिता है दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा भी दी जाती है, जो सुलेमान शिकोह का पिता था। सुलेमान शिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी, ठीक है। किसने शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। और सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को गढ़वाल भेजा, और उसके साथ जयसिंह के पुत्र राम सिंह को भी भेजा था। देखिए, राजा जयसिंह है, ये जयपुर के राजा थे, ठीक है। ये औरंगजेब ने इन्हें राजा जयसिंह को गढ़वाल में भेजा था सुलेमान शिकोह को पकड़ने के लिए, और इनके साथ में इनका पुत्र राम सिंह भी आया था। मेदिनी शाह व राम सिंह ने मिलकर सुलेमान शिकोह को दिल्ली दरबार में भेजा था, ठीक है। दिल्ली दरबार में पेश किया था। किसने? मेदिनी शाह और राम सिंह ने मिलकर, ठीक है। अब पृथ्वीपति शाह जो है उनका पुत्र था मेदिनी शाह। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंपा था। तब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया था। जब इसने उसे शरण किसने दी थी? शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। और इनके पुत्र जो था मेदिनी शाह ने ये वहां पर दिल्ली में भेजा, ठीक है, दिल्ली दरबार में। और उसके बाद पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र जो मेदिनी शाह है उनको देश निकाला दे दिया था, ठीक है। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह कहा जाता है। तो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? मेदिनी शाह को कहा जाता है। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को भेजी थी।
हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह और मंधाता प्रकाश के बीच हुई थी। औरंगजेब का 1665 का पत्र मिलता है जिसमें वह फतेह शाह को राजा बनाने की बधाई देते हैं। पृथ्वीपति शाह ने लगभग 1664 में गद्दी त्याग कर फतेह शाह को राजा बनाया। तो फतेह शाह राजा कब बना था? पृथ्वीपति के शाह के बाद में राजा बना है फतेह शाह, और ये कब बना है? 1664 में। ठीक है। 1667 ईस्वी में 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र, ये जो फतेह शाह गद्दी पर बैठा है, ठीक है, तो फतेह शाह कौन है? इसका पौत्र है, यानी कि इसके पुत्र का पुत्र। ठीक है। ट्रेवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन इंडिया में गढ़ राज्य के बहादुरी की प्रशंसा की है। कौन सी पुस्तक है? ट्रेवनियर की पुस्तक जो है वो याद रखिएगा, ट्रैवल इन इंडिया। ठीक है। कुंभ मेले के अवसर पर गंगा स्नान के समय देसी राजाओं के बीच जब मेदिनी शाह ने कहा कि मेरी गंगा होली त मेरे पास आली, तब गंगा की धारा चंडी की ओर चली गई थी, जिसे आज भी गंगा जी की नील धारा कहा जाता है। अब बात करते हैं रानी कर्णावती की। रानी कर्णावती जो है संरक्षिका थी किसकी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, महारानी कर्णावती बनी थी। ठीक है। 1635 में शाहजहां ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नाक काटने वाली, नाक कटनी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी कर्णावती को जाना जाता है। ठीक है। 1635 में शाहजहां ने किसने भेजे थे सेनापति? जो किसका सेनापति था? शाहजहां का सेनापति था, ये भी ध्यान दीजिएगा। नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय जो गढ़वाल की संरक्षिका कौन थी? कर्णावती थी, रानी कर्णावती, जिसने सूझबूझ में मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे। तब से उसे नाक कटनी रानी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो नाक कटनी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? रानी कर्णावती जानी जाती है। नवाजत खां के बाद सिरमौर के राजा मेधांत प्रकाश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। शिव प्रसाद डबराल ने रानी कर्णावती को नाक कटनी रानी की संज्ञा दी, नाक कटनी रानी नाम दिया है। निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा है। कर्णावती के समय दून की राजधानी नवादा थी। दून में रानी कर्णावती ने करनपुर नगर बसाया था। ठीक है। अब राजा जो फतेह शाह है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज, इसको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से परमार शासक से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।